आज हम जिस कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं वो एक बड़े अजीब और मुश्किल सवाल से शुरू होती है। जब समाज में सब कुछ टूट रहा हो, मतलब भूख, बीमारी, अराजकता और इंसानियत खत्म हो रही हो, तो क्या उसी राख से क्रांति की कोई चिंगारी जन्म ले सकती है? बिल्कुल। और आज हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आनंद मठ? हाँ, और यहाँ एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है, ये कहानी है 1770 के बंगाल की, लेकिन बंकिम चंद्र इसे लिख रहे थे 100 साल से भी ज्यादा बाद, 1882 में। अच्छा। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इतिहास को देखकर भविष्य के राष्ट्र की एक कल्पना गढ़ने की एक कोशिश है। क्या बात है! ये कॉन्टेक्स्ट तो ये तो पूरी कहानी को ही एक नया चश्मा पहना देता है। तो चलिए इसी चश्मे से देखते हैं 1770 के बंगाल को। उपन्यास हमें पदचिन्ह नाम के गांव में ले जाता है और शुरुआत ही होती है एक ऐसे जंगल के जिक्र से जहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा है। हाँ, एक तरह से ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं बल्कि उस पूरे समाज का आईना है ना? बिल्कुल सही कहा। वो अंधेरा समाज के हर कोने में फैल चुका था। पदचिन्ह गांव में मतलब बाजार बंद थे, किसान अपनी जमीनें बेच चुके थे और जुलाहे अपने करघे बंद करके रो रहे थे। और भूख का आलम ये था कि लोग पहले पत्ते और घास खा रहे थे, फिर कुत्ते, बिल्लियां और चूहे। ये पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सूत्रों के मुताबिक जब वो भी खत्म हो गया तो हालात और भी बदतर हो गए। हाँ, लोग अपने बच्चों और पत्नियों को बेचने लगे। एक समाज के टूटने की इससे ज्यादा भयानक तस्वीर और क्या हो सकती है? और ये सिर्फ भूख नहीं थी, इसके साथ ही हैजा और चेचक जैसी बीमारियों ने गांव के गांव साफ कर दिए। मतलब कोई किसी की देखभाल करने वाला भी नहीं था? कोई नहीं, यहाँ तक कि लाशों को उठाने वाला भी कोई नहीं बचा था। ये पूरी तरह से एक, जिसे कहते हैं सोशल ब्रेकडाउन, समाज की हर व्यवस्था, हर रिश्ता टूट चुका था। और इसी टूटे हुए समाज के बीच से हमारे मुख्य पात्र निकलते हैं, महेंद्र सिंह और उनकी पत्नी कल्याणी। एक अमीर परिवार से हैं, अपनी बच्ची सुकुमारी के साथ रहते हैं। लेकिन अकाल किसी में फर्क नहीं करता। तो उन्हें भी अपना घर छोड़ना पड़ा। हाँ, उन्हें भी घर छोड़कर राजधानी की तरफ पैदल निकलना पड़ता है। और उनका यह सफर, ये उस समय की हताशा को दिखाता है। महेंद्र अपने साथ एक बंदूक रखता है जो शायद उसे बाहरी खतरों से बचा सकती है। लेकिन कल्याणी, वो चुपके से अपने पास जहर की एक शीशी रख लेती है, अपनी इज्जत बचाने के लिए। हाँ, ये एक अंदरूनी खतरे की एक भयावह तैयारी थी। मतलब मौत एक बचाव का रास्ता नजर आ रही थी। रास्ते में महेंद्र अपनी भूखी बच्ची के लिए दूध ढूंढने जाता है और कल्याणी वो डाकुओं के एक झुंड के हत्थे चढ़ जाती है। हाँ, लेकिन उपन्यास में इन डाकुओं को किसी विलेन की तरह नहीं दिखाया गया है। अच्छा, तो फिर कैसे? नहीं, और यही इस उपन्यास की खूबी है। ये डाकू कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, ये भूख से तड़पते आम लोग हैं। बंकिम चंद्र लिखते हैं कि उनकी आंखों में कल्याणी के गहनों की चमक से ज्यादा चावल की भूख थी। मतलब वो हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि जब समाज अपनी सबसे बुनियादी जरूरतें भी पूरी न कर पाए तो नैतिकता, पाप, पुण्य, इन सब के मायने ही खत्म हो जाते हैं। सही बात है। और ये बात तब और साफ हो जाती है जब भूख से पागल होकर वो डाकू अपने ही सरदार को मार देते हैं। और उसके बाद उनकी नजर कल्याणी और उसकी बच्ची पर पड़ती है। हाँ, वो नरभक्षण का जो जिक्र है वो दिखाता है कि इंसानियत की सारी हदें टूट चुकी थीं। इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रहा था। बिल्कुल। लेकिन किसी तरह कल्याणी वहां से बचकर जंगल में भाग जाती है और यहीं से कहानी का अंधेरा छटना शुरू होता है और एक नई सुबह की आहट सुनाई देती है। तो एक तरफ समाज पूरी तरह टूट चुका है, इंसानियत खत्म हो रही है, ऐसे ने किसी नई उम्मीद का जन्म वो कैसे हो सकता है? यहीं पर कहानी हमें उन लोगों से मिलवाती है जो इस अंधेरे से एक नई परिभाषा गढ़ रहे थे, संतान। हाँ, जंगल में भटकती हुई कल्याणी को ब्रह्मचारी सत्यानंद बचाते हैं और उसे आनंद मठ ले जाते हैं जो इन संतानों का गुप्त ठिकाना है। और ये संतान कौन है? ये सन्यासियों के वेश में विद्रोही हैं, लेकिन वो किसी राजा या सल्तनत के लिए नहीं लड़ रहे, वो एक नए आइडिया के लिए लड़ रहे हैं। और वो आइडिया क्या है? कि उनकी जन्मभूमि ही उनकी असली माँ है। अच्छा, देश ही माँ है और इस माँ की सेवा के लिए उनका प्रण भी बहुत कड़ा है। बहुत कड़ा। उन्हें अपना घर, परिवार, संपत्ति, हर तरह का मोह छोड़ना पड़ता है जब तक कि उनका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। मतलब वो अपनी निजी पहचान को एक बड़ी सामूहिक पहचान में मिला देते हैं। बिल्कुल। ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था।
इसी बीच अपनी पत्नी और बच्ची को खोकर हताश महेंद्र को अंग्रेज सिपाही पकड़ लेते हैं जो सरकारी खजाना ले जा रहे थे। और तभी संतानों की एंट्री होती है। हाँ, भवानंद जो एक संतान है अपने साथियों के साथ उस खजाने पर हमला करता है और महेंद्र को छुड़ा लेता है। और यही महेंद्र का परिचय इस नई सोच से होता है। भवानंद उसे समझाता है कि तुम्हारी असली माँ कल्याणी नहीं बल्कि ये धरती है, सुजला सुभला मलया ज-शीतला। हाँ, वो कहता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी, यानी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये तो एक इंसान के पूरे वजूद को एक नया मतलब देने जैसा था। हाँ, और इस नए मतलब को महेंद्र के दिमाग में पूरी तरह से बैठाने के लिए सत्यानंद उसे मठ के अंदर ले जाकर 3 मूर्तियां दिखाते हैं। और ये सिर्फ मूर्तियां नहीं है। नहीं, ये राष्ट्रवाद की पूरी यात्रा का एक नक्शा है। ये हिस्सा वाकई कमाल का है। पहली मूर्ति जगधात्री की है, भव्य और ऐश्वर्यशाली, और सत्यानंद कहते हैं माँ जैसी थीं। हमारे गौरवशाली अतीत का प्रतीक। फिर वो उसे एक अंधेरे तहखाने में ले जाते हैं जहां काली की एक डरावनी मूर्ति है, कंकालों की माला पहने अपने ही शिव को अपने पैरों तले रौंदती हुई। और वो कहते हैं आज माँ जैसी हो गई हैं। बिल्कुल, देश एक शमशान बन चुका है और अपनी ही सभ्यता को कुचल रहा है। ये वर्तमान की भयावह सच्चाई थी। और फिर आखिर में एक सुरंग से होकर वो एक रोशन कमरे में पहुंचते हैं जहां सोने से बनी 10 भुजाओं वाली दुर्गा की जगमगाती हुई मूर्ति है। और सत्यानंद कहते हैं माँ जैसी होंगी। ये एक शक्तिशाली और समृद्ध भविष्य की उम्मीद है। ये सिर्फ कुछ मूर्तियां दिखाना नहीं था, ये तो एक पूरी विचारधारा को महेंद्र के मन में उतार देना था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बंकिम चंद्र यहाँ एक बहुत शक्तिशाली क्या कहते हैं विजुअल मेटाफर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। वो कह रहे हैं कि एक राष्ट्र सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, ये एक सोच है, एक विचार है जिसका एक अतीत है, एक वर्तमान है और एक भविष्य की कल्पना है। वो एक आधुनिक राष्ट्र के लिए एक तरह से पौराणिक कथा गढ़ रहे थे। बिल्कुल। और इसी वैचारिक जमीन पर उस गीत का जन्म होता है जो इस पूरे आंदोलन की आत्मा बन जाता है। हाँ। खजाना लूटने के बाद जंगल के रास्ते में भवानंद पहली बार महेंद्र के सामने वंदे मातरम गाता है। और महेंद्र पहले तो समझ ही नहीं पाता। वो पूछता है ये सुजला सुफला माता कौन है? ये तो देश है, माँ थोड़ी है। और भवानंद का जवाब क्या होता है? उसका जवाब इस आंदोलन का सार है। वो कहता है हम किसी और माँ को नहीं मानते। जैसे जैसे महेंद्र वो गीत सुनता है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो गीत भूगोल को भक्ति में बदल देता है। जमीन का एक टुकड़ा एक देवी बन जाता है। हाँ, जिसकी वंदना की जा सकती है, जिसके लिए जिया और मरा जा सकता है। तो वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रह जाता है, ये संतानों का पहचान पत्र बन जाता है। हाँ। उनका युद्ध का नारा और उनकी प्रेरणा का स्रोत। बिल्कुल। लेकिन कहानी हमें ये भी दिखाती है कि ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें त्याग और बलिदान की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, महेंद्र और कल्याणी का दोबारा मिलन होता है, लेकिन कल्याणी को लगता है कि वो महेंद्र के रास्ते की रुकावट बन रही है। उसे एक सपना आता है कि वो महेंद्र को अपनी माँ यानी मातृभूमि की सेवा से रोक रही है। और फिर एक दुर्घटना में जब उसकी बेटी जहर की गोली मुंह में डाल लेती है तो उसे लगता है कि बेटी मर गई। और ये सोचकर कि अब महेंद्र पूरी तरह आजाद हो जाए, वो खुद भी जहर खा लेती है। एक तरफ कल्याणी का ये बलिदान है जो शायद उस दौर की पारंपरिक सोच को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ कहानी में एक ऐसी महिला पात्र आती है जो हर परंपरा को तोड़ देती है, शांति। उसका किरदार तो असाधारण है। पुरुषों के बीच पली बढ़ी, लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी, संस्कृत सीखी। हाँ, और उसकी शादी जीवानंद से होती है जो संतान धर्म अपनाकर उसे छोड़ देता है। लेकिन शांति हार मानने वालों में से नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक पुरुष नवीनानंद का भेष बनाती है और खुद संतान दल में शामिल हो जाती है। और वो सिर्फ अपने पति के पास रहने के लिए ऐसा नहीं करती है ना? नहीं, वो देश सेवा के मिशन में उसकी बराबर की भागीदार बनना चाहती है। वो घुड़सवारी, तलवारबाजी सब में माहिर है। तो एक तरफ कल्याणी है जो रास्ते से हटकर अपने पति को आजाद करती है, और दूसरी तरफ शांति है जो रास्ते में आकर पति के कंधे से कंधा मिलाती है। ये उस नए राष्ट्र में महिलाओं की भूमिका पर भी एक तरह की बहस है। बिल्कुल। शांति का किरदार बहुत प्रगतिशील है। वो साबित करती है कि देश सेवा सिर्फ पुरुषों का काम नहीं है। और कहानी की यही खूबसूरती है कि इसमें कोई भी पात्र सिर्फ सफेद या काला नहीं है। सही बात है। भवानंद, जिसने कल्याणी की जान बचाई थी,
वही उसके सौंदर्य पर मोहित होकर अपने व्रत से डिग जाता है और फिर अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए युद्ध में जान दे देता है। हाँ, ये इंसान की कमजोरियों और ताकत दोनों की कहानी है। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, अंग्रेजों के साथ अंतिम युद्ध। मेजर एडवर्ड्स की सेना के पास तोपें हैं, बंदूकें हैं और संतानों के पास ज्यादातर लाठियां और तलवारें। बहुत हजारों संतानें तोप के गोलों के सामने मारी जाती हैं। जी। जीवानंद और भवानंद जैसे नायक जबरदस्त बहादुरी दिखाते हैं, लेकिन ये एक तरफा लड़ाई लगती है। हार लगभग तय नजर आती है। हाँ, और तभी जैसे किसी फिल्म में होता है, महेंद्र और सत्यानंद अपनी सेनाओं के साथ ऐन मौके पर पहुंच जाते हैं और वो मिलकर ऐसा हमला करते हैं कि अंग्रेजी सेना पूरी तरह तबाह हो जाती है। एक शानदार और अविश्वसनीय जीत। संतानों का सपना पूरा होता दिख रहा था। लेकिन यहीं पर बंकिम चंद्र कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ लाते हैं। बिल्कुल। जीत के जश्न के बीच एक रहस्यमयी दिव्य महापुरुष सत्यानंद के पास आते हैं और कहते हैं, युद्ध रोक दो। सत्यानंद चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, अभी तो असली काम बाकी है, हमने तो सिर्फ शुरुआत की है। और वो महापुरुष जो तर्क देते हैं, वही आनंद मठ का सबसे विवादित और सबसे ज्यादा बहस वाला हिस्सा है। हाँ, वो समझाते हैं कि संतानों का काम पूरा हो गया है। कैसे? उनका काम था अव्यवस्थित मुस्लिम शासन को उखाड़ फेंकना, जो उन्होंने कर दिया। और ऐसा करके उन्होंने अंग्रेजी राज की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया है। एक मिनट, ये सुनकर तो किसी को भी झटका लगेगा। हाँ, मतलब जिस विद्रोह की नींव पर पूरी कहानी टिकी है, उसे आखिर में अंग्रेजों के लिए रास्ता बनाने वाला बता दिया गया। ये समझना बहुत मुश्किल है। और यही हमें फिर से याद करना होगा कि बंकिम चंद्र ये 1882 में लिख रहे थे। हाँ, जब अंग्रेज भारत पर पूरी तरह से काबिज थे। बिल्कुल। इस अंत की कई व्याख्याएं हैं। कुछ आलोचक मानते हैं कि ये उस समय की राजनीतिक मजबूरी थी, ताकि किताब पर प्रतिबंध न लगे। अच्छा। लेकिन एक दूसरी व्याख्या भी है जो उस समय के बंगाली बौद्धिक समाज की सोच को दर्शाती है। और वो क्या है? वो ये कि बंकिम चंद्र और उनके जैसे कई विचारकों का मानना था कि भारत को असली आजादी से पहले एक सामाजिक और बौद्धिक पुनर्जागरण की जरूरत है। उनका मानना था कि बाहरी दुनिया का ज्ञान, विज्ञान और तर्क पर आधारित सोच जो उस समय अंग्रेजों के साथ आ रही थी, वो भारत को अपने अंदरूनी अंधविश्वास और जड़ता से निकालने के लिए जरूरी है। अच्छा। वो महापुरुष कहते हैं कि सच्चा सनातन धर्म ज्ञान पर आधारित है, कर्मकांड पर नहीं, और वो ज्ञान अभी अंग्रेजों के जरिए ही आएगा। तो मतलब वो राजनीतिक आजादी से ज्यादा बौद्धिक और सामाजिक आजादी को प्राथमिकता दे रहे थे। एक तरह से हाँ, महापुरुष कहते हैं कि अंग्रेज मित्र राजा हैं और जब तक देश फिर से ज्ञानवान और शक्तिशाली नहीं बन जाता, तब तक उनका शासन जरूरी है। और सत्यानंद ये बात मान लेते हैं। हाँ, सत्यानंद इस तर्क को स्वीकार कर लेते हैं, हथियार डाल लेते हैं और उस महापुरुष के साथ हिमालय चले जाते हैं। विद्रोह खत्म हो जाता है। तो आनंद मठ सिर्फ एक विद्रोह की कहानी नहीं है। नहीं, ये राष्ट्र को एक माँ के रूप में गढ़ने की कहानी है। ये बताती है कि राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावना है। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी विरासत है वंदे मातरम। ये नारा उपन्यास से निकलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नारा बन गया। इसने करोड़ों लोगों को एक पहचान दी, एक आवाज दी। लेकिन कहानी का अंत वो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। हाँ, एक सफल विद्रोह को उसकी जीत के शिखर पर रोक दिया गया और सत्ता उन्हीं अंग्रेजों के हाथ में सौंप दी गई जिनसे लड़ने की तैयारी हो रही थी। और शायद यही सवाल हमें आज भी सोचना चाहिए। क्या किसी आंदोलन की सफलता हमेशा राजनीतिक सत्ता हासिल करने में ही होती है? या फिर उसका असली मकसद भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक नई चेतना, एक नई सोच और एक नई नींव तैयार करना होता है, भले ही उसका तात्कालिक नतीजा कुछ भी हो।